हेलो। 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 यस यस बेटा, बेटा, आवाज आवाज आ आ रही रही है है आप आपको? लोगों को मेरी? यस मैम। ओके। गुड Good मॉर्निंग morning to all. I'm Dr. Tina Saigal. फ्रॉम From टुडे today, आई I विल will टेक teach you environmental studies. यूनिट यूनिट 30 थर्ड में आपके कौन कौन से चैप्टर हो गया? तो यूनिट यूनिट थर्ड आपका है है environmental chemistry and pollution control. कंट्रोल। इसमें इसमें आपके आपके 3 चैप्टर्स हैं. चैप्टर्स हैं। फर्स्ट फर्स्ट आपका आपका है है chemistry केमिस्ट्री of ऑफ environment, एनवायरनमेंट, in इन which विच you यू will विल study स्टडी ग्रीन green टेक्नोलॉजी technology एंड ग्रीन and केमिस्ट्री। chemistry. And सेकंड second चैप्टर chapter इज is इको फ्रेंडली eco-friendly पॉलीमर polymer, एंड and थर्ड third इज is इन्वायरमेंटल environmental पॉल्यूशन। pollution. आई I थिंक think आपके आपके ग्रीन green केमिस्ट्री chemistry वॉइस and इज एंड ब्रेकिंग। इको फ्रेंडली eco-friendly पॉलीमर्स polymers हो होती चुकी है। हैं. एक्सक्यूज मी मैम, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अ लॉट। ब्रेकिंग। Breaking. जस्ट अ Just a मिनट। हेलो, अब ठीक है बेटा? हेलो, प्रॉब्लम है वॉइस में। अभी भी हो रही है, क्रैक हो रही है आवाज? अब ठीक है? हेलो। हेलो, हेलो। हेलो, अब ठीक अब है ठीक आवाज? है? धारणा, धारणा, आशिमा, आशिमा, अभिनव। आपकी तरफ मैम एको हो रही है। अभी भी अभी हो भी? रही है। आपके दो आईडी से आप ज्वाइन हो मैम शायद से। हाँ, हाँ, दोनों दो आईडी से से आवाज एक्चुअली कॉलेज हाँ नेटवर्क तो कॉलेज में ये थोड़ा इश्यू आ रहा था। नेट थोड़ा इश्यू आ रहा था. तो मैं एक बार दोबारा से रीज्वाइन कर तो रही मैं हूँ एक बार आपको। मैम आप एक बार एक आईडी हटा दो। आवाज आ रही है आपकी। एक अच्छा, एक माइक मिनट. बंद कर दो एक आईडी का। ओके, ओके. हेलो, अब ठीक है? या मैम। ओके। Unit 3rd includes 3 chapters. First is green technology, second is eco-friendly polymers, and the other chapter is environmental pollution and chemical toxicology. आपका ग्रीन केमिस्ट्री एंड इको फ्रेंडली पॉलीमर्स हो गया है क्लास में? मैम इको फ्रेंडली पॉलीमर्स मैम ने कंटिन्यू किया था बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। ओके। अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट 3rd, फर्स्ट चैप्टर इज ग्रीन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज ग्रीन टेक्नोलॉजी? हु विल टेल? ग्रीन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? जनरल डिस्कशन है, कोई भी बताओ। यस, ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन टेक्नोलॉजी। मैम यस। मैम इट इज़ अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी with science to create products that are more environmental friendly. For example, technology infrastructure to use the recycle waste, purify water. ओके। बेसिकली क्या होता है? ग्रीन केमिस्ट्री इज द डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड द प्रोसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज एंड जनरेशन ऑफ हजार्डियस substances.
ठीक है। इसमें ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग होती है, प्रोडक्शन होती है दैट विल रिड्यूस और एलिमिनेट द जनरेशन ऑफ हजार्डियस सब्सटेंस। हजार्डियस सब्सटेंस कौन से हैं? विच विल इफेक्ट आवर इन्वायरमेंट, विच विल इफेक्ट आवर हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड ऑल। तो ये क्या होता है? दिस इज नोन एज ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है। एंड देयर आर 12 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के 12 बेसिक प्रिंसिपल है। अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो 3 मार्क्स का आता है। डिस्क्राइब 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। कोई बताएगा? एनीवन फ्रॉम योर साइड? कोई क्या होगा? ग्रीन केमिस्ट्री के क्या होते हैं प्रिंसिपल? देखो, फर्स्ट ये क्या करता है? इट इज बेटर टू प्रिवेंट द वेस्ट देन टू ट्रीट और क्लीन अप वेस्ट आफ्टर इट इज फॉर्म्ड। सेकंड प्रिंसिपल क्या होता है? सिंथेटिक मेथड शुड बी डिजाइन्ड टू मैक्सिमाइज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। मीन्स इसमें ऐसे सिंथेटिक मेथड्स को डिजाइन किया जाता है, जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे क्या हो, इनकॉर्पोरेशन जितने भी मटेरियल है जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसमें क्या हो, इंक्रीज हो जाए। ठीक है। और जितने भी प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, जितने भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं केमिकल में, तो उसको क्या करता है? उसको भी प्रिवेंट करता है। एंड एटम इकोनॉमी में भी ये हेल्प करता है। एंड अदर क्या है? इट शुड बी डिजाइन टू प्रिजर्व द एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन वाइल रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी। जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प करती है केमिकल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। ठीक है। एंड द यूज ऑफ द ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस लाइक सॉल्वेंट, सॉल्वेशन एजेंट शुड बी मेड अननेसेसरी wherever possible and unconscious when used। ऐसे ही रॉ मटेरियल जनरेशन में हेल्प करता है। कैटालिटिक रिएजेंट्स, जितने भी कैटालिटिक रिएजेंट्स हैं उसको जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। ये केमिकल प्रोडक्ट शुड बी डिजाइंड सो दैट द एंड ऑफ देयर फंक्शन डू नॉट डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट। ठीक है। ऑल दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। इसके नोट्स मिल चुके हैं आपको ग्रीन केमिस्ट्री के? हैज मैम गिवन नोट्स टू यू? आपको नोट्स मिल गए इस चैप्टर के? आरुषि, आस्था, चंचल, Yes, ma'am. नोट्स मिल गए आपको ग्रीन केमिस्ट्री चैप्टर के मैम से? हेलो, आपके पास ग्रीन केमिस्ट्री के नोट्स हैं कि नहीं है? No, ma'am, not yet. नोट, ओके। ठीक है। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। एक इसमें टर्म आती है कंसेप्ट ऑफ एटम इकोनॉमी, कि एटम इकोनॉमी क्या होती है। देखो, एटम इकोनॉमी में क्या होता है? बेसिकली इट इज ए मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन in which reactant atom are incorporated into the desired final product। ठीक है। मीन्स इसमें क्या होता है? हम जितने वेटिंग रूम में प्लीज। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ एटम इकोनॉमी क्या होता है? इसमें क्या होता है? जितने भी पर्टिकुलर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है सो दैट कि जितने भी रिएक्टेंट एटम्स हैं दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डिजायर्ड डिजायर्ड प्रोडक्ट। जो भी आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको क्या करता है? रिएक्टेंट एटम्स को ये क्या करता है? एफिशिएंट करता है, उसको एक्सप्रेस करता है। So this is atom economy, and the main objective of this concept is to develop a new methodology or design a new synthesis in which most of the reactant atom becomes incorporated into the final desired product। जो भी रिएक्टेंट एटम है प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब इसमें न्यू मेथोडोलॉजी को डेवलप किया जाता है या फिर डिजाइन किया जाएगा। क्लियर है? रिपीट कर रही हूँ। The objective of this concept is to develop a new methodology or design a new synthesis in which most of the reactant atoms become incorporated into a final desired product। और कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? That reduce the waste or the by-product, that is known as atom economy। ठीक है। The percentage yield of any reaction can be calculated by
परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू द एक्चुअल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन थियोरेटिकल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एटम इकोनॉमी. 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है ये. क्लियर है? सिंपल टर्म्स में रिएक्टेंट एटम विल कन्वर्ट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट बाय न्यू मेथोडोलॉजी or a new synthesis so that it will reduce the waste or by product. That is known as atom economy. ऐसे आपका एक टॉपिक है tools of green chemistry. There are different tools to express the green chemistry like green starting material. Second is green reagents, green reactions, green chemical products and green methodology. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, आपको एक एक एग्जांपल करना है. रिएक्शंस है बेंजीन टू एडिपिक एसिड, या मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी. एंड द सेकंड इज ग्रीन रिएजेंट. ग्रीन रिएजेंट ऑल्सो में क्या, इसमें क्या होता है, इसमें सेम वैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जो कि नॉन टॉक्सिक होते हैं, जो एंड बायोडिग्रेडेबल होते हैं. क्लियर है? ग्रीन रिएजेंट्स आर सेड टू बी ग्रीन व्हेन दे आर इजीली अवेलेबल, and the properties of the green reagents are non-toxic in nature and give maximum atom economy, and the waste product formed are non-toxic and biodegradable. That is known as green reagents. Clear? ऐसे ही another आपका है green reactions. It is also based on the concept of atom economy. In this we will discuss the synthesis of ibuprofen. इसकी रिएक्शंस है. देयर आर डिफरेंट 3 सिंथेसिस हैं, बट यू विल डू ओनली 1. नेक्स्ट इज अनदर टूल इज ग्रीन मेथोडोलॉजी. ग्रीन मेथोडोलॉजी में क्या होता है, न्यू मेथोडोलॉजी आर डिजाइंड एज एन अल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग मेथड. इन दिस ऑल्सो ए डिजायर्ड प्रोडक्ट आर फॉर्म दैट मिनिमाइज्ड और एलिमिनेट द हजार्डियस substances and that will not affect our environment. That is known as green methodology. क्लियर है? ये चैप्टर आपका हो गया है क्लास में, जस्ट रिवाइज करा रही हूँ. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ रहा है मेरा? फास्ट तो नहीं पढ़ा रही? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दो विदाउट एनी हेजिटेशन, सो दैट अगर स्लो पढ़ाना होगा तो मैं स्लो पढ़ा दूंगी. क्लियर है? यस मैम. ओके गुड. नेक्स्ट इज यूज ऑफ बायोकैटलिस्ट. कि बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं? यू नो ऑल एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट. जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एज ए बायोकैटलिस्ट बिहेव करते हैं बिकॉज दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ सम बायोकैटलिस्ट लाइक ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलिसिस, लाइसेसिस, आइसोमेरेसिस, लाइगेसिस. ये जितने भी हैं ये सारे एंजाइम्स हैं विच बिहेव्स एज ए बायोकैटलिस्ट. सपोज आपके एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, डिफाइन oxidoreductases. So you will only give these enzyme catalyze the oxidation reaction. Transferases, they catalyze the transfer of various functional group. ऐसे आपका आता है हाइड्रोलिसिस. क्या होते हैं? These enzyme catalyze the hydrolytic reaction. नेक्स्ट आपका आता है ligases. Ligases क्या होता है? It carry out the addition and elimination of small molecules on hybridized carbon atom. And the third category of enzyme is isomerases, and this is responsible for the isomerization reactions. And the last is ligases. Ligases क्या करते हैं? They catalyze the formation or cleavage of sp3 hybridized carbon. So these are the green methodology in terms of biocatalyst. ठीक है. अब आप ये भी बता सकते हो कि यूज ऑफ बायोकैटलिस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं. वी हैव डिस्कस ग्रीन मेथोडोलॉजी, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, बायोकैटलिस्ट बता दिया, एंजाइम्स बता दिया, डिफरेंट टाइम्स के आप हमने एंजाइम्स को भी डिस्कस कर दिया. कौन से? ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेसिस, हाइड्रोलिसिस, लाइसेसिस, आइसोमेरेसिस एंड लाइगेसिस. ठीक है. अब इसके बाद आपको बताना है कि ये जो आप बायोकैटलिस्ट यूज कर रहे हो इसकी क्या एडवांटेजेस हैं. The use of biocatalysts have the following advantages, like number 1, atom economy is maximized. Atom economy इसमें क्या होता है? इंक्रीज हो जाती है. क्यों? और इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी डिजायर्ड प्रोडक्ट हैं जो हमारे लिए बेनिफिट है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, तो ये क्या करता है? उसको इंक्रीज कर देता है. और जितने सेकंड पॉइंट इसमें क्या होता है? जितनी भी कन्वर्जन्स होंगी वो स्टीरियो स्पेसिफिक हो जाती हैं. एंड द रिएक्शन विल अकर इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, and the most of the reaction is carried out in a
aqueous medium. That is also the advantages of uses this biocatalyst. क्या होगा? The most of the reactions are carried out in a aqueous medium. And the last advantage is the reactions performed at a ambient temperature and pressure. ठीक है, इसके लिए कोई एक पैरामीटर्स के लिए हमें कुछ न्यू टेक्निक या कोई और फर्दर फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता, ना ही सोल्यूशन करना पड़ता है कि टेम्परेचर को राइज करके प्रेशर करके एक टेम्परेचर फिक्स करके उसी पे ही रिएक्शंस इसकी हो जाती हैं. तो दैट इज द यूज ऑफ बायोकैटलिस्ट. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रीन केमिस्ट्री का, दैट इज जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी. कि जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है? यस, कोई बताएगा जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है आप में से? Any idea? Zero waste technology. Technology. All the byproducts are also used, so no waste is produced. Yes. ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी इज द एसेंस ऑफ ए ग्रीन केमिस्ट्री. ठीक है, इन दिस द रिसाइकलिंग ऑफ ऑल द मटेरियल्स back into the nature or the marketplace is a manner that protects human health and the environment. That is known as zero waste technology. Basically इसमें क्या होती है? रिसाइकलिंग होती है. आपने 3R प्रिंसिपल पढ़ा होगा. 3R का क्या मतलब होता है? Ma'am, recycle, reduce and reuse. Yes, that is 3R. This is also based on 3R principle. So zero waste technology is the recycling of all the material back into the nature that protects human health and the environment. That is known as जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी. एग्जाम्पल्स में आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जिसको आप रिसाइकिल करके अगेन यूज कर सकते हो. कोई है आपके माइंड में कोई एग्जाम्पल? कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो जिसका आप रिसाइकिल करके यूज करो. लाइक अगर आप ग्लास मिल्क बोतल लेते हो, उसको भी आप सिलिका से बनी होती है, तो उसको दोबारा मैन्युफैक्चर को रिसाइकिल किया जा सकता है. ठीक है, इन द जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी द ग्लास बॉटल कैन बी रिसाइकिल्ड, reused to its constituent part and formed into a new bottle or any other glass product. That is the example of zero waste technology. You can also give another example if you knows. कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हो जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हो, तो भी एप्लीकेबल होगा. हाँ, प्लास्टिक का भी आप कर सकते हो. जो पॉलीमर्स होते हैं, कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं, उसको आप रीयूज कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी. तो ये आपका रिवाइज हो गया है ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन केमिस्ट्री. ठीक है, अब इसमें अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम्स होता है तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता होने चाहिए कैसे आते हैं. सुन लो ध्यान से. देखो, फर्स्ट आपका अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आएगा व्हाट इज ग्रीन टेक्नोलॉजी. ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है? इससे आपने क्या है 2-3 लाइन्स में बता दोगे. एंड अनदर क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. जितने भी बेसिक प्रिंसिपल है वो आप बता दोगे. लाइक प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, स्टोकियोमेट्री, कैटालिटिक रिएजेंट्स में हेल्प करता है, ग्रीन मेथोडोलॉजी में हेल्प करता है, एटम इकोनॉमी, ऑल दिस कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चंस लाइक शॉर्ट नोट ऑन जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी. 3 मार्क्स का आ जाएगा. जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, तो उसमें आप उसकी डेफिनेशन देके और एक एग्जांपल दे देंगे. तो ऐसे ही आपका आता है ग्रीन रिएजेंट्स क्या आते हैं, एटम इकोनॉमी क्या है, एंड ग्रीन स्टार्टिंग मटेरियल्स, ये आप बता दोगे. ठीक है, एंड इलस्ट्रेट विद ग्रीन रिएक्शंस. ग्रीन रिएक्शंस का 1-2 आपको रिएक्शंस पता होने चाहिए. तो ये आपका हो गया ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रिएक्शंस. अब ये जो चैप्टर हुआ है ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रिएक्शंस, इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन, अभी आपका जो एग्जाम हुआ था एमसीक्यू हुआ था, तो मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में. देखते हैं अगर पॉलीमर्स का भी रिवाइज करा देंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचेगा, तो मैं ग्रीन केमिस्ट्री के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लास में ही डिस्कस करेंगे. जैसे अभी मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे ही डिस्कस करेंगे. क्वेश्चंस बताऊंगी, उसकी ऑप्शंस बताऊंगी, आप लोग ऑन द स्पॉट आंसर देंगे. कोई टेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है, कोई ना जनरल डिस्कशन होगा जस्ट टू रिवाइज ग्रीन केमिस्ट्री और द ग्रीन टेक्नोलॉजी चैप्टर, ताकि आपका कोई भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए. तो क्लियर है? किसी को कोई डाउट बेटा इस चैप्टर में? हो जाएगा? यस मैम. ओके, गुड. नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है इको फ्रेंडली पॉलीमर्स. पॉलीमर्स क्या होते हैं जनरल बताओ. इको फ्रेंडली पॉलीमर. इको फ्रेंडली तो आपको हो गया जो इन्वायरमेंट में बेनिफिट हो, कोई हार्म कॉज ना करे इन्वायरमेंट को, दैट इज इको फ्रेंडली पॉलीमर्स.
पॉलीमर्स आप देखो हमारी डेली लाइफ में हम पॉलीमर्स हर जगह यूज करते हैं, इवन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज जैसे आप करते हो, फ्रिज हो गया, फ्रिज के हैंडल्स हो गए, ये लैपटॉप हो गए, कीबोर्ड्स हो गया, माउस हो गया, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ ए पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक Excuse me, होता ma'am. है यस Ma'am, some students are waiting in the waiting room. Please let them in. ओके। ठीक है, ऐसे ही पॉलीमर्स आप यूज करते हो, प्लास्टिक इंडस्ट्री होगी, जितने भी कीबोर्ड्स हो गए, कंप्यूटर हो जाते हैं, फ्रिज हैंडल्स हो गए या अदर मटेरियल, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ ए पॉलीमर्स। ठीक है, कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो हाई पॉलीमर होते हैं, कुछ ओलिगो पॉलीमर्स होते हैं, मींस कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जिनका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है। if polymers have high degree of polymerization, उनको आप कहते हो हाई पॉलीमर्स। if they have low degree of polymerization, then known as oligopolymers। ऐसे ही पॉलीमर्स की डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। तो डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स को भी आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, एक होता है नेचुरल पॉलीमर्स और एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स कौन से होते हैं? जो हमारे नेचर में होते हैं, हम डेली यूज करते हैं और नेचर से जैसे ही मिलते हैं वैसे ही आप यूज कर लेते हो, लाइक प्रोटीन, सेल्यूलोज, सिल्क, all these are present in nature and are known as natural polymers, and the number of polymers are produced by synthetic routes or by the man-made activity, that is known as synthetic polymers, like rubber. Rubber is also known as polyisoprene। ठीक है, तो पॉलीमर्स में भी आप एग्जांपल्स आपने पढ़ा होगा, आप यूज करते हो पॉलीथीन, पॉलीथीन आप यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर। पॉलीलैक्टिक एसिड हो गया। अभी आपका तो जर्नल बीटेक में कर रहे हो ना पॉलीमर्स, इसमें आपकी ज्यादा स्टडीज है नहीं, सिंपल ही है। इवन अगर आप रिसर्च इंडस्ट्री में जाते हो तो पॉलीमर्स की बहुत एप्लीकेशंस है। इवन इन बायोमेडिकल इसमें ड्रग डिलीवरी में यूज करते हो, जैसे लाइक आप बैंडेज जो यूज करते हो, ये भी एज ए पार्ट ऑफ पॉलीमर्स ही यूज होता है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज करते हो, ऑइंटमेंट्स में यूज करते हो, जैसे पेन रिलीविंग होती है ना, लाइक वोलिन एंड ऑल, इन सब में पॉलीमर्स का यूज किया जाता है बनाने के लिए। बट इनको प्रोसेसिंग ऐसी होती है, क्रॉस लिंकिंग ऐसे करके इनको सिंथेसाइज किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्रोसेसिंग प्रॉपर होती है, वो पीएचडी लेवल की होती है, आर&डी, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर इसमें क्या होता है, पॉलीमर्स में क्या होता है, सपोज आपके पास कोई एक पॉलीमर है या बेस हो गया, लाइक कोई बेस, अगर एग्जांपल आपने सपोज ए लिया, ए इज द बेस, बेस मतलब मेन एक वो है, उसके ऊपर आपने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच करने हैं। आप जैसे ही फंक्शनल ग्रुप अटैच करोगे, कौन सा जो कि आपको जिस क्वालिटी का चाहिए, तो ग्राफ्टिंग मेथड से उस फंक्शनल ग्रुप को उस बेस पे अटैच करके उसको एज ए एप्लीकेशन भी यूज करते हो। पोटेंशियल एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, कहीं पर भी आप जाओगे तो यूज कर सकते हो। अब सिंपल एग्जांपल आपने ले लिया पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, ये एक पॉलीथीन ले लिया। पॉलीथीन के ऊपर सपोज आपने एसिटिक एसिड का ग्रुप लगाना है, COH, आपको ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए, आपका रिजल्ट वही आना चाहिए जो आपको बायोमेडिकल में हो। अब एसिटिक एसिड कैसे एक पॉलीथीन पे डालोगे, ऐसा तो है नहीं उसके ऊपर रख दोगे और वो फंक्शन, नो। इसके लिए प्रॉपर एक ग्राफ्टिंग होती है। आप एक बीकर लेंगे, उसमें एक फिल्म डालेंगे PP की, उसके ऊपर जो भी मोनोमर है, जब आप सिंथेसाइज करते हो पॉलीमर को किसी फंक्शनल ग्रुप को, जो फंक्शनल ग्रुप का जो उसको आप कहते हो मोनोमर, मोनोमर को आप उसके ऊपर लगा के उसको यूज करते हो। ये मैं जनरल आपको बता रही हूँ वैसे कि कहाँ का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये आपका पॉलीमर्स होता है। पॉलीमर्स का एग्जांपल आपका हो गया पॉलीथीन। आप लोग में से कोई बताएगा पॉलीमर्स को, आप कहाँ कोई एप्लीकेशन पता हो किसी को कि हाँ मैम वहाँ यूज करते हो, एनी एग्जाम्पल, या इसकी क्या हुई एडवांटेजेस बता सकता है कोई? ये हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, ऑल ये सारी किस पे बेस है? सारी पॉलीमर्स पर ये डिपेंड है। यस, पॉलीमर्स में कुछ बताएगा कोई? एनी स्टूडेंट हैव एनी आइडिया? धारणा, आदित्य, आशिमा, अभिनव, अनुष्का, चंचल, यस, किसी को कोई है नॉलेज पॉलीमर्स के? कल ही शायद, आई थिंक लास्ट लेक्चर में पॉलीमर्स पढ़ा है आपने। Ma'am, DNA is Colonel- also a type of a polymer. यस, क्या कह रहे हो? DNA.
नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जनरल मैंने बताया है कि पॉलीमर्स क्या होता है और इसको आप डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो और रिसर्च में कैसे बेनिफिट होता है। तो ये जनरल डिस्कशन था। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, कि पॉलीमर्स को आप कैसे क्लासिफाइड करते हैं। मैं इन सब के ना आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। देखो, पॉलीमर्स को आप डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज कर सकते हो, लाइक ऑन द बेसिस। यस Ma'am, students are waiting in the waiting room. ओके, आपकी क्लास का सीआर कौन है? हु इज द सीआर? And CR is in the waiting room. अच्छा, शोहेब। No, ma'am, one Harshit. ओके, ठीक है। पॉलीमर्स को आप डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। कुछ पॉलीमर्स होमोपॉलीमर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कोपॉलीमर होते हैं। होमो का मतलब क्या होता है? होमो मतलब जो ऐसे पॉलीमर जो एक ही आइडेंटिकल मोनोमर से बना होता है, जिसमें मोनोमर एक ही होता है, उसको आप कहते हो होमोपॉलीमर। लाइक CH2 CH2 CH2, सारी चेन में CH2 ही ग्रुप होता है, तो दैट इज होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होता है? जिसमें if the polymer is a mixture of more than one type of monomer, अगर किसी पॉलीमर में एक से ज्यादा मोनोमर होते हैं, दैट इज नोन एज कोपॉलीमर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है लाइक ए। आपने एक सीरीज है उसमें 5A लगा दिए, लाइक बॉन्डिंग से ए बॉन्ड ए ए ए ए ए, ये सारे सेम मोनोमर है ए का, तो ये आपका हो जाएगा होमोपॉलीमर। अगर कोपॉलीमर में मैंने बताया है कि डिफरेंट एक से ज्यादा मोनोमर हो सकते हैं, लाइक ए बी मीन्स ए के साथ बी भी है, ए के साथ बी, तो अल्टरनेट पोजीशन पे हो गए और डिफरेंट हो गया, और इसमें आप दो मोनोमर हो गया, एक ए हो गया और एक बी हो गया, तो दैट इज कोपॉलीमर, ठीक है। इफ द पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर, दैट इज होमोपॉलीमर। इफ द पॉलीमर इज ए मिक्सचर ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, दैट इज कोपॉलीमर, ठीक है। ऐसे ही आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, इट कैन आल्सो कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स: लीनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक। लीनियर का क्या मतलब होता है? जो लीनियर फॉर्म में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, वो आपका होता है लीनियर। और उसके साथ मैंने बताया होमोपॉलीमर मीन लीनियर पोजीशन में है और एक ही मोनोमर है, तो क्या हो गया ए, दैट इज लीनियर पॉलीमर। अब होता है लीनियर कोपॉलीमर, वो क्या होगा ए बी, लीनियर पोजीशन तो है लेकिन कोपॉलीमर है, तो ए बी, दैट इज लीनियर कोपॉलीमर। ऐसे ही आपका होता है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन में क्या होगा? ब्रांचिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछता है ब्रांच चेन होमोपॉलीमर, तो आप क्या बताओगे? कोई स्टूडेंट बता सकता है? तो ब्रांचिंग में कैसे होगा? ब्रांच्ड चेन होमोपॉलीमर, इसमें क्या होगा? हाँ, सेम टाइप का पॉलीमर्स हो जाएगा, बट क्या होगा? ब्रांचिंग शो हो जाएगी क्योंकि होमो है। ऐसे आता है ब्रांच्ड चेन कोपॉलीमर, इसमें ब्रांचिंग तो होगी, नीचे ब्रांचेस हो जाएंगे, बट क्या होगा? ए बी, दैट इज ब्रांच चेन कोपॉलीमर। ऐसे ही क्रॉस लिंक होमोपॉलीमर। क्रॉस लिंक में क्या होता है? एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि कोई भी पॉलीमर कहीं भी ग्रुपिंग कर देगा, बट मैं बता रही हूँ होमो है, तो ऑब्वियसली इसमें ए वाले ही पॉलीमर होंगे। अब ऐसे क्रॉस लिंक्ड कोपॉलीमर है, क्रॉस लिंकिंग तो होगी, नेटवर्क स्ट्रक्चर तो बनेगा, लेकिन कोपॉलीमर है मींस ए बी। क्लियर है? क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. ओके, गुड, थैंक यू। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर। ऐसे ही एक होता है ब्लॉक पॉलीमर्स। ब्लॉक कोपॉलीमर्स में क्या होता है कि जब मैंने बताया कि कोई भी मोनोमेरिक यूनिट जब वो लॉन्ग सीक्वेंस में होती है, मैंने बोला एक पॉलीमर ए है एक बी है, अगर आप कोई एक लीनियर फॉर्म में बना रहे हो, उसमें क्या 4 टाइम्स ए लगा दिया, ए, फिर आप लगा रहे हो बी, फिर ए, तो ये जो बनने का मीन्स आपने ए के 4 ले लिए, 5 ले लिए, वो आपके ऊपर है, 6 ले लिए, बी के भी 4 5 ले लिए, तो एक लॉन्ग सीक्वेंस में। ऐसा नहीं कि ए बी एक एक मोनोमर लिया, नो,
जब आप ज्यादा लेते हो और लॉन्ग सीक्वेंस में लेते हो, एक लॉन्ग चेन बन जाती है, तो उसको आप कहते हो ब्लॉक कोपोलीमर्स। और ऐसे ही आपका होता है ग्राफ्ट कोपोलीमर्स। ग्राफ्टिंग मैंने आपको वैसे ही पहले बता दिया था। इसमें क्या होता है, जो बैकबोन होता है, जो मेन पॉलीमर होता है, उस पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया। और पॉलीमर्स की टर्म्स में जो फंक्शनल ग्रुप को अटैच करते हैं उसको हम कहते हैं मोनोमर। If one type of monomer or the two types of monomers are attached to the backbone of the main chain, that is known as graft copolymer. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ग्राफ्ट कोपोलीमर। ऐसे ही आपका अनदर टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, लाइक इसमें 3 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आइसोटेक्टिक, एक होता है सिंडियोटेक्टिक और एक होता है एटेक्टिक। आइसो का मतलब क्या होता है, अगर जो साइड ग्रुप मोनोमर का होता है सेम साइड पे हो। अगर आप सपोज आपने मोनोमर लिया एसिटिक एसिड का ग्रुप होता है COOH। अगर COOH अगर चेन के ऊपर है, अबो है, that is known as isotactic. If all the side groups of the monomers lie on the same side of the chain is called isotactic polymer. क्लियर है? ठीक है, सपोज आपकी एक चेन है, सिंपल आपने एक लीनियर लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर आपने 3 लाइंस और ड्रॉ कर ली। एग्जांपल में बता रही हूँ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। और जो लाइन ऊपर ड्रॉ कर लिया आपने दे दिया CH3 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 CH3, मींस जितने भी ग्रुप हैं ऊपर हैं, तो दैट इज आइसोटेक्टिक। सिंडियोटेक्टिक में क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 1 अबोव 1 बिलो 1 अबोव 1 बिलो, दैट इज सिंडियोटेक्टिक। और थर्ड टर्म होती है एटेक्टिक। इसमें क्या होता है, कोई भी ग्रुप कभी भी कहीं भी लग जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएंगे या दोनों नीचे हो जाएंगे, कहीं भी रैंडमली अरेंजमेंट होता है। इफ द इरेगुलर अरेंजमेंट और द रैंडमली अरेंजमेंट, दैट इज एटेक्टिक पॉलीमर। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ। आइसोटेक्टिक में क्या होता है, इफ द साइड ग्रुप्स ऑफ द मोनोमर lie on the same side of the chain either above or below, that is isotactic. If the side group of the monomer arranged in an alternate fashion, one above, one below, one above, one below the chain, that is syndiotic. Atactic, there is a randomly arrangement, irregular fashion of in the main chain, that is known as atactic polymer. ऐसी आपकी एक होता है होमोपोलीमर, हेटेरोपोलीमर। होमो में क्या होता है, अगर कोई भी मेन चेन एक ही स्पीशीज से बनी होती है उसको होमो कहते हैं। हेटेरो में डिफरेंट से बनी होती है। अगर सपोज आपकी एक चेन है, कार्बन कार्बन की है, उसमें 6 कार्बन की चेन है, तो आपका होता है होमो चेन। अगर एक कार्बन है उसमें कोई भी ऑक्सीजन ग्रुप है या सल्फर है, एज लाइक COCS COCS, तो मतलब डिफरेंट हेटेरो एटम्स आ रहे हैं, तो वो आपका हो जाता है हेटेरो चेन। अब आप कैटेगराइज करते हो पॉलीमर को ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग। हीट के बेस पर भी आप पॉलीमर्स को 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेट। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिसको आप हीट कर पे सॉफ्ट हो जाते हैं और आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर देते हो, मोल्ड एनी शेप बाय मोल्डिंग, किसी भी शेप में मोल्ड कर देते हो, दैट इज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेस्ट जो कि हार्ड होते हैं and they become rigid on heating and cannot be reshaped, that is thermosets. And then the last category इसकी क्या होती है, प्लास्टिक एंड इलास्टोमर्स। आपको पता है प्लास्टिक जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर्स है सारे प्लास्टिक हैं। बॉटल्स यूज करते हो, बकेट्स यूज करते हो, ठीक है ना। प्लास्टिक मटेरियल्स कितना यूज करते हो, केस यूज करते हो, स्पेक्स के केस जो प्लास्टिक के होते हैं, बाउल हो गए, बॉक्सेस हो गए, ऑल दीज आर द प्लास्टिक। ठीक है, तो आपको ये क्लियर है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स एंड द जनरल डिस्कशन ऑफ द पॉलीमर्स, क्लियर टू ऑल? एनी डाउट? No, ma'am. ओके बेटा, देखो एक टॉपिक आपका होता है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है आपने कोई पॉलीमर ले लिया, लाइक पॉलीथीन ले लिया, पॉलीप्रोपिलीन ले लिया, उसके ऊपर जितने फंक्शनल ग्रुप लगते जाएंगे वो फंक्शनैलिटी हो जाती है। सपोज आपने एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। CH3 हो गया एक मॉलिक्यूल और COOH एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप 1 है तो मींस इसकी फंक्शनैलिटी 1 हो जाएगी। अब आप लोग मुझे एक एग्जांपल का बताना है इसकी फंक्शनैलिटी कितनी है। इथाइल अल्कोहल लिया है एग्जांपल, कॉपी में नोट करो। इथाइल अल्कोहल है, उसका फार्मूला भी मैं आपको बता रही हूँ, C2H5OH। अब बताओ इसकी फंक्शनैलिटी कितनी होगी?
C2H5OH, इसकी फंक्शनैलिटी कितनी होगी? जितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उतनी ही फंक्शनैलिटी होती है। 1 हो गया तो यूनिफंक्शनल, 2 हो गया तो बाई फंक्शनल, ट्राई फंक्शनल, ऐसे ही होता है। अब इथाइल अल्कोहल है, इसका फॉर्मूला है C2H5OH, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? एक है मैम। एक है, तो फंक्शनैलिटी कितनी होगी? 1। 1. ओके, ठीक है ना। ऐसे इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका फार्मूला होता है OH CH2OH, इसमें 2 OH ग्रुप हैं तो इसकी फंक्शनैलिटी कितनी हो जाएगी? 2। दिस इज बाई फंक्शनल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये कई बार एग्जाम में, तो बहुत इजी होता है, बस इसमें पता होना चाहिए कैसे करना है। कोई भी केमिकल फार्मूला हो जाएगा, जितने फंक्शनल ग्रुप ऐड होंगे उतनी फंक्शनैलिटी होगी। एसिटिक एसिड में 1 COH था तो 1 फंक्शनैलिटी, इथेनॉल में 1 OH है तो फंक्शनैलिटी 1 हो जाएगी, इथाइलिन ग्लाइकोल में 2 OH है तो बाई फंक्शनल हो गया। ऐसे डिफरेंट कोई भी एग्जांपल लेते जाना और फंक्शनैलिटी बतानी, कुछ नहीं बताना। एग्जाम में अगर आता है तो आपका फॉर्मूला आएगा या फिर सिंपल आ जाएगा लाइक एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, जो आपको पता होगा तो उतनी फंक्शनैलिटी आप बता दोगे। तो एक टॉपिक ये था फंक्शनैलिटी। पॉलीमर सिंथेसिस है, एडिशन एंड कंडेंसेशन रिएक्शन, कोपोलिमराइजेशन, इसमें जस्ट आपको डेफिनेशंस करनी है, वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगी, कर लोगे आप लोग। कोपोलिमराइजेशन मैंने आपको बता ही दिया है, जब 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर कोपोलिमराइज्ड होके सिंगल पॉलीमर बना देते हैं तो उसको कोपोलिमराइजेशन कहते हैं। एक टॉपिक होता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर। अब डिग्रेडेशन क्या होता है बताओ? डिग्रेड क्या इंडिकेट करता है? डिग्रेड मतलब होता है कोई भी पॉलीमर, कोई भी प्लास्टिक, अगर उसमें कोई चेंज आ जाता है, एनी चेंज in a polymer during its service, whether good or bad, can be technically termed as degradation। ठीक है, कोई भी पॉलीमर अगर उसमें उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, प्रॉपर्टी किस टर्म्स में? कलर, स्ट्रेंथ, टेक्सचर, ठीक है, शेप, तो अगर जब ये चेंज हो जाता है किसी पॉलीमर का तो आप कह सकते हो कि दिस पॉलीमर इज डिग्रेड एंड दिस इज नोन एज डिग्रेडेशन। अब डिग्रेड, अब सपोज कोई पॉलीमर है, लाइक आपने बकेट ले ली, आप कैसे कहोगे कि बकेट का कैसे इंडिकेट को डिग्रेड? अगर सपोज आपने बकेट है, इफ ए प्लास्टिक बकेट इज लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द सन एंड रेन, it loses its texture, color, shape, luster because it undergo degradation। कोई भी अगर प्लास्टिक की बकेट है, अगर उसको आप धूप में रखते हो या बारिश में रखते हो ओपन एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा? अपना कलर चेंज कर देगा, टेक्सचर चेंज हो जाता है, थोड़े टाइम में आप देखोगे उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, एंड आफ्टर सम टाइम्स इट बिकम्स ब्रिटल। ब्रिटल इन द सेंस अपने आप उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो टूटने लग जाता है, अपने आप हार्म हो जाता है, तो दैट इज नोन एज डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लियर है सबको डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है, ये आपका हो गया डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर। और ये डिग्रेडेशन कैसे होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर, रेडिएशन, मैकेनिकल स्ट्रेस, रेन, सन, या फिर ओपन इन्वायरमेंट में कहीं भी आप रखो, थोड़े टाइम में अपने आप ही अपना टेक्सचर चेंज कर लेता है। ठीक है, इवन आप कई बार आप ये होगा कि सन में तो ये करेगा ही करेगा, धूप में या कहीं रखोगे ओपन में तो करेगा। इवन आप अगर डार्क में कभी घर के अंदर किसी रूम में पड़े पड़े या कुछ ऐसा होता है कि आफ्टर सम टाइम्स उसकी अपने आप कलर, अपने आप ही डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसको आप कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, और इसके बाद होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पॉलीमर्स को डिग्रेड करते हैं या इफेक्ट करते हैं।